स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में। बोथ कंट्रीज़ का जो अथॉरिटी है, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन फेज में है, जिससे कि बायलैटरल रिलेशन है उसको इम्प्रूव है वो किया जा सके। बट रिसेंटली आप देखिए कि बांग्लादेश अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन है उसको रेज किया गया। उन पॉइंट्स को एज ए कंडीशन के रूप से उन्होंने बताया है कि इंडिया उन पॉइंट्स को अगर एग्री करेगा तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के लिए विजिट को कैरी आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमको उन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कि बांग्लादेश का एक फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि 2024 के समय में जब बांग्लादेश के वहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ था तो इंडिया के लिए आ गए थे। अभी रिसेंटली उस इवेंट को 2 ईयर का समय हुआ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखिए कि बांग्लादेश का जो प्रेजेंट अथॉरिटी है वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि उन फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर जो शेख हसीना हैं उनके एक्स्ट्राडिशन को इंडिया है वो कैरी आउट करे। उनका जब एक्स्ट्राडिशन होगा और एक स्टूडेंट लीडर हैं जिनका मर्डर हुआ था उससे रिलेटेड एक पर्सन है उनका एक्स्ट्राडिशन होगा, तो उसी के बाद में वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के लिए विजिट है वो करेंगे। तो क्या इंडिया के द्वारा वहाँ के प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर को इनवाइट है वो किया गया है? एक तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर आने वाले समय के अंदर आने वाला जो मंथ है उसमें ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा। तो ब्रिक्स मीटिंग के अंदर में एज ए गेस्ट मेंबर के रूप से बांग्लादेश को इनवाइट है वो किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। सेकंड, वहाँ के जो लीडर हैं वो पावर के अंदर में जब से आए हैं उनका इंडिया के लिए विजिट नहीं हुआ है। तो एक डिप्लोमेटिक जेस्चर हुआ करता है कि जब भी कोई पर्सन पावर के अंदर में आता है तो अपने जो नाइबर कंट्री जिनके साथ में बेटर रिलेशन है तो वहाँ पे विजिट हुआ करता है, जिससे कि फ्यूचर के समय में आने वाला उनका जो टेन्योर रहेगा उसमें एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनको इन्विटेशन है वो सेंड किया था। अब उन्होंने ये कंडीशन बताया है कि वो कंडीशन फुलफ़िल होगा उसी के बाद में उनका विजिट है वो कैरी आउट होगा। और उनका एक बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी का भी अप्रोच है कि बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट है उनको वो बेटर वे के अंदर में आप देखिए कि किसी भी कंट्री के रिलेशन के अंदर में कंसिडर हैं वो करेंगे, और जो बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व होंगे उसी एरिया में वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको कैरी आउट करेंगे। तो एक बांग्लादेश फर्स्ट का भी अप्रोच है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन में एक्स्ट्राडिशन का जो ट्रीटी है वो एग्जिस्ट करता है 2011 के समय से। और ये जो ट्रीटी है इसको 2016 के समय अमेंड किया गया था। उसके अंदर में एक प्रोविज़न इंक्लूड होता है उस अमेंडमेंट के बाद में कि पॉलिटिकल नेचर का अगर यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन होगा कि कोई पॉलिटिकल पर्सन है एक कंट्री से अदर कंट्री के लिए चला गया है और उसका एक्स्ट्राडिशन करना है, तो आप देखिए कि जिस कंट्री के अंदर में उसका प्रेजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल नेचर के अंदर में एक्स्ट्राडिशन को डिनाई है वो किया जा सकता है। क्या इस ट्रीटी के थ्रू इंडिया ने कोई वहाँ से जो पर्सन है उनको इंडिया के लिए लाया गया है? तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा स्टेबिलिटी को थ्रेट क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक लीडर हैं उनका वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन हुआ था, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, उससे रिलेटेड वो लीडर थे, उनका एक्स्ट्राडिशन है वो हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि एक्स्ट्राडिशन के बारे में देखा कि पॉलिटिकल नेचर का डिनाई है वो किया जा सकता है। सेकंड, यहाँ पे ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसके बारे में है। ओरिजिनली आप देखिए कि ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 2006 के समय में एक इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फोरम है वो होना चाहिए। तो ब्रिक नाम से ये फोरम क्रिएट होता है, साउथ अफ्रीका को बाद में ज्वाइन किया जाता है। और 2011 का जो मीटिंग हुआ जिसमें फर्स्ट टाइम फॉर्मली वे के अंदर में जो ब्रिक्स है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब समय के साथ में एक डिमांड रेज हुआ कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड है वो किया जाए। तो ब्रिक्स प्लस नाम का एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्टेंस में आया है 2024 के समय से। और उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं उसको इसका मेंबरशिप है वो दिया गया है। इसमें आप देखिए कि अर्जेंटीना नाम का भी एक कंट्री है जिसको भी मेंबरशिप के लिए इनवाइट किया गया था, बट वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चेंज होता है, डिफरेंट आइडियोलॉजी का जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और उसके बाद में आप देखिए कि उन्होंने उस इन्विटेशन है उसको डिनाई है वो कर दिया था।
तो प्रेजेंट समय में कौन कौन से कंट्री हैं जो नए मेंबर जिनको यहाँ पे ब्रिक्स प्लस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें रखा गया है। एक तो आप देखिए कि इथोपिया नाम का जो नेशन है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। इथोपिया के अलावा आप देखिए कि इजिप्ट है, उसको भी इसका मेंबर बनाया गया है। इजिप्ट के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है। सऊदी अरेबिया ने भी ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं किया, बट इनविटेशन उनको भी है इसको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग में। ईरान के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया है। तो हो सके यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ईरान भी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। तो ईरान और इंडिया कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एज ए मेंबर के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्रिक्स है जहाँ पे इंडिया और ईरान बोथ हैं, वो मेंबर हैं। इसके अलावा अभी आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया से भी एक कंट्री है, उसको इसका मेंबरशिप दिया गया है। तो वो कौन सा कंट्री है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। क्या वो इंडोनेशिया है या मलेशिया है? क्योंकि आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए नया कौन सा कंट्री है जिसको मेंबरशिप यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स, आपको एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए, हमने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखा। साउथ ईस्ट एशिया का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। तो आप देखिए कि आसियान का भी मेंबरशिप एक्सपेंड हुआ है। जो ओरिजिनली 10 मेंबर्स हैं वो काफ़ी ईयर्स से हम रीड कर रहे हैं कि 10 ही मेंबर्स उसके पार्ट हुआ करते हैं। बट अभी रिसेंटली वहाँ पे तिमोर लास्ते नाम का जो कंट्री है उसको भी उसका मेंबर है वो इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपको इंडिया और बांग्लादेश के जो बायलेटरल रिलेशन हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके का कोऑपरेशन है, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए जीएस पेपर सेकंड के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि इंडिया बांग्लादेश के जो बायलेटरल रिलेशन है ओवर द ईयर्स इनके अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसको आप डिस्कस कीजिए, इसके रिगार्डिंग में कुछ एग्जाम्पल्स अपने आंसर के अंदर में इंक्लूड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील है वो करोगे। तो अब आपको जो डेवलपमेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए, रिसेंट हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है। एक तो आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो कोऑपरेशन है वो अलग अलग फॉर्म के ऊपर में अलग अलग एरिया के अंदर में जो कोऑपरेशन है वो एग्जिस्ट करता है। जब हम डिफेंस सेक्टर के कोऑपरेशन को देखते हैं तो डिफेंस सेक्टर के कोऑपरेशन में आप देखिए कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन में हुआ करती हैं। एक आपने काफ़ी बार मिलान नाम का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देखा होगा कि मिलान एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि संप्रीति का भी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ये नेम है, संप्रीति नाम से जो एक्सरसाइज है उसके अंदर में भी इंडिया और बांग्लादेश ये कैरी आउट किया करते हैं। फिर आपको एक जानकारी ये भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए अगरलता का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो अगरलता है, अगरलता का जो कनेक्टिविटी है अखूरा से, अखूरा एक जगह है जो उससे रेल का जो कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है जिससे कि वहाँ पे जो बूस्ट मूवमेंट है उसको जो कैरी आउट है वो किया जा सके स्मूथ वे के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में, जिसको कि 2015 के समय में साइन किया गया था। कुछ एनक्लेव्स हैं उनको हमने एक्सचेंज किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी पोर्ट हैं बांग्लादेश के जिनको कि हम हमारी कंट्री के लिए एक्सेसिबल हैं। एक तो आप देखिए कि चिटगांव पोर्ट है, चिटगांव का वो एरिया जिसको आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी रीड करते हो, मास्टर सूर्य सेन का लीडरशिप में वहाँ पे एक रिवोल्ट होता है 1929 के समय में। चिटगांव के अलावा वहाँ का एक और पोर्ट है जिनका हम एक्सेसिबिलिटी है वो कर सकते हैं। उस पोर्ट का जो नाम है वो मोंगला है, शायद मोंगला है। इसको एक बार आप ज़रूर से जो वेरीफाई करना, गूगल कर लेना कि मोंगला ही उस पोर्ट का नाम है क्या। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे अभी हमने अगरलता से अगरलता से अखुरला का जो एरिया है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में देखा। एक और प्रोजेक्ट है जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है, प्रोजेक्ट का नाम है मोतीहारी से अमलेखगंज। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मोतीहारी से अमलेखगंज। अब ये क्या है? ये एक पाइपलाइन है। तो मोतीहारी से अमलेखगंज का ये पाइपलाइन है, कौन से दो कंट्री हैं उनके बिटवीन में एग्जिस्ट करता है? क्या इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया नेपाल है, इंडिया भूटान है, या इंडिया और जो तिब्बत का एरिया है उसके रिगार्डिंग में है? तो आप देखिए कि ये मोतीहारी से अमलेखगंज का ये जो पाइपलाइन है वो इंडिया और नेपाल के बिटवीन में है, इंडिया नेपाल के बिटवीन में। बांग्लादेश के बिटवीन में क्या है? बांग्लादेश के बिटवीन में है
अगरतला से अखूरा का जो एरिया है उसका रेलवे का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमने नेपाल के बारे में मेंशन किया है। अब देखिए कि एक ट्राइलेटरल जो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है उसके सप्लाई के लिए एक ट्राइलेटरल पावर एग्रीमेंट है, वो भी हमने साइन किया था कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको यूज करते हुए नेपाल का जो 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 आप देखिए कि टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, हाइड्रो पावर का जनरेशन है, वो हो सकता है। तो वहाँ से जो सरप्लस हाइड्रो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो कहाँ पे, बांग्लादेश के लिए, इंडिया का जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको यूज करते हुए। तो इस तरीके से एक पावर ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है वो भी एग्जिस्ट करता है पावर शेयरिंग का, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बिटवीन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमने यहाँ पे देखा, इंडिया बांग्लादेश के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि एनटीए के बारे में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ करता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो पर्सन एलिजिबल होते हैं इसी नेट के पेपर को क्लियर करने के बाद में, कोई पर्सन जो फेलोशिप के एरिया में जाना चाहता है, पीएचडी के लिए जाना चाहता है, वो भी आपको इसी नेट एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा। तो 3 ऐसे पेपर हैं जिसके रिगार्डिंग में कोई इश्यू था कि फेयर वे के अंदर में जो पेपर कंडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस होना चाहिए किसी भी पेपर के अंदर में, कि कोई डिफेक्ट वहाँ पे ना हो, किसी तरीके से एरर हैं वो ना हुए हों, जो ट्रांसलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है उनको डिटेक्ट करते हुए 3 पेपर्स को कैंसिल किया गया है और फिर से वो एग्ज़ाम कंडक्ट हैं वो होंगे। काफ़ी सारी कंप्लेंट है वो फाइल हुए थे इन पेपर्स के रिगार्डिंग में। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एनटीए कंटिन्यूस न्यूज़ में है। एनटीए एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। अल्टीमेट एम है वो क्या है, अल्टीमेट एम है काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाने होते हैं। क्या कम्प्लीटली ये इंडिपेंडेंट बॉडी है क्या, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। आप देखिए कि डिपेंड करता है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर में। जिस तरीके से यूपीएससी एक रेगुलेटिंग बॉडी है फेयर रिक्रूटमेंट का, स्पेशली जो ग्रुप ए सर्विस हैं, इस पर जो आप देखिए ऑल इंडिया सर्विस हैं, जो टॉप सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग में, वैसे ही आप देखिए कि एनटीए जो है कुछ एंट्रेंस पेपर्स को कंडक्ट कराता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये नेट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाता है, बट ये उस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरीके से यूपीएससी है, क्योंकि यूपीएससी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फंड के ऊपर में मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, वो किया करता है। तो हमें ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन ले सके। गवर्नमेंट की विल पावर है, गवर्नमेंट का जो जो डिसीजंस हैं उसका उसके ऊपर में लार्जर वे में इम्पैक्ट नहीं हो। फेयर एग्जामिनेशन पैटर्न को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल है उसको भी लेके आए हैं, जिसमें आप देखिए कि पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको सेटअप करने का वहाँ पे कहा गया है, जिससे कि हम एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है उसमें फेयरनेस है उसको ला सकें। अभी ज़रूरत भी है फेयरनेस। एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन का जो संख्या है वो ज़्यादा है, और यूथ पॉपुलेशन का संख्या ज़्यादा है कि जो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उनमें फेयरनेस अगर होगा कि पेपर कम्प्लीटली फेयर वे के अंदर में कंडक्ट होता है, तो जो जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन पर्सन है, उसका इंस्टीट्यूशंस के प्रोसेस के ऊपर में जो ट्रस्ट है वो बिल्ट होगा। ट्रस्ट बिल्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए कि जो फेयरनेस है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, झारखंड के अंदर में आप देखिए कि पेपर के ही कुछ इश्यूज हैं जिनके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट सिचुएशन में हैं। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनविटेशन दिया है प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन को कि आप डिस्कशन के लिए आइए, जो भी आपके ऑब्जेक्शन है उनको यहाँ पे रेज कीजिए। प्रोटेस्ट करने वाले पर्सनस का एक पॉइंट है कि सीबीआई इंक्वायरी को कैरी आउट किया जाए। झारखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स को कैंसिल भी किया है, बट सीबीआई इंक्वायरी है वो वहाँ पे कैरी आउट हो, ये प्रोटेस्ट करने वाले पर्सनस का डिमांड है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, राइट टू प्रोटेस्ट को हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, एफआर के अंदर में इसको आप काउंट करोगे, बट क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्या डायरेक्टली ये एफआर में मेंशन है, एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट में, तो क्या डायरेक्टली ये मेंशन है, डायरेक्टली आप देखिए कि नहीं मेंशन है। हम कुछ अदर जो एफआर हैं उसको एज ए बेस कंसीडर करते हुए हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली वे के अंदर वो बताया गया है कि कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, अब देखिए कि झारखंड की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जयपाल सिंह मुंडा हैं,
उनका उनका उनके नेम के ऊपर वो स्टेडियम है जहाँ पे ये पर्सन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन पर्सन रहे हैं? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रीड करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में झारखंड के एरिया के वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वहाँ के एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा आप देखिए कि हॉकी के अंदर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हॉकी का जो 1928 का जो एम्स्टर्डम के अंदर में ओलंपिक हुआ था, जब तो हम जो ब्रिटिश हैं वो हमारे कंट्रोल है वो किया करते थे हमारे एरिया को, तो उस समय भी आप देखिए कि हॉकी का जो टीम है उसको भी इन्होंने लीड है वो किया था, जिनके नेम के ऊपर वहाँ पे स्टेडियम है और वहीं पे ये स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये ऐसे आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो क्यों बताए हैं? क्योंकि हो सके यूपीएससी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ ले, आपको कोई पर्सन है वो मेंशन कर दिए जाएं। जैसे कि आप देखिए आपको बता दिया जाए कि एम के गांधी के अलावा आपको सेकंड ऑप्शन में दे दिया जाए कि गोपीनाथ बारडोलोई, और थर्ड आपको ऑप्शन दे दिया जाए यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा। तो आप देखिए इनमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका पार्ट रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एम के गांधी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट है वो नहीं बने थे, वो फ्रीडम मूवमेंट तक कंटिन्यूस एक एक्टिव लीडर के रूप से काम है वो किए थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो कंप्लीट वर्क है जो अदर जनरेशन है उनको उनके द्वारा दे दिया गया था, जो सीनियर अदर लीडर्स हैं उनको, कि आप इसमें जो पार्टिसिपेट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में और कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब नेशन को एड्रेस किए रेड फोर्ट के उस एरिया से, तो उनके द्वारा एक वर्ड को यूज किया गया, दिमागी जो नक्सल हैं, कि जो नक्सल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसी के रिगार्डिंग में जो वर्क करते हैं, तो अपोजिशन ने इसको ऑब्जेक्ट किया है। अब मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि अपोजिशन के रिगार्डिंग में नहीं है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नक्सल के बारे में मेंशन है तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी आप देखिए कि नक्सलबारी नाम की वो जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर में, जहाँ से नक्सल मूवमेंट है ओरिजिनेट होता है, और ये ओरिजिनेट होने के बिहाइंड में रीज़न यही था, जो ज़मींदारी का प्रथा को एग्जिस्ट होना, गांव के अंदर में आप देखिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ का उसका एग्जिस्टेंस में होना, डिफरेंस होना लार्जर वे के अंदर में, उसी के अगेंस्ट में ये नक्सल मूवमेंट है वो इमर्ज करता है। और उसके बाद में आप देखिए कि काफ़ी लंबे समय तक एक पीक के अंदर में रहा। कभी हमारे ये जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है इसको रेड कॉरिडोर के रूप से बोला करते थे कि हमारे कंट्री के लिए बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट का ये काम करता है, बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए। और अब आप देखिए कि नक्सलिज्म को एलिमिनेट किया गया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम में एंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया है, जो अपने वेपन्स को लीव करते हुए मेन स्ट्रीम में एंटर करने का ओथ है उसको कैरी आउट किए हैं। तो ये नक्सल मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार। गवर्नमेंट ने समाधान स्ट्रेटजी को प्रपोज किया था, गवर्नमेंट ने वहाँ पे डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आए, जिससे कि वो एरिया हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का वो एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट का कनेक्टिविटी नहीं है और वहाँ पे नक्सल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो उनको आप देखिए कि उनको अपना मूवमेंट के लिए बेसिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फोर्सफुली वे के अंदर में, इमोशनल वे के अंदर में। तो वहाँ तक गवर्नमेंट का जो रीच पहुँचेगा तो वो लोग भी आप देखिए कि मेन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड हैं वो रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए उस एरिया के अंदर में, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे ओपी चौधरी हैं, अमित कटारिया हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था दंतेवाड़ा के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अलावा और प्रॉब्लम क्या हुआ, और मीन्स और वहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या क्रिएट हुआ। सिचुएशन ये क्रिएट हुआ कि जो नक्सल मूवमेंट के जो टॉप लीडर हैं उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से वहाँ से ये कम्प्लीटली जो आउट हुआ है, इसको एलिमिनेट है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो CAPF है उनको लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो 4 ईयर के सर्विस के रिगार्डिंग में जो अग्निवीर जो प्रिपेयर हुए हैं उनका आप देखिए कि फर्स्ट बैच है वो रिटायरिंग का समय आया है, तो उसी के रिगार्डिंग में CAPF को कहा गया कि कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको रिटेन करना है, कितना वैकेंसी उनके पास में है, तो उनका रिटेंशन है उसको कैरी आउट किया जा सके कंटिन्यूस सर्विस के लिए, तो उसके लिए लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कहा गया। अग्निवीर स्कीम लाने के बिहाइंड में बेसिक रीज़न क्या बताया गया है गवर्नमेंट ने, कि हमारा जो यूथ का जो हमारा जो डिफेंस सर्विस है, डिफेंस सर्विस में आप देखिए कि मोर यूथ का जो एंगेजमेंट हो सके, कि हमारा यूथ जो
जो डिफेंस पर्सनल है उनका मीन एज है जो एज ए यूथ एज है वो यहाँ पे हो सके। तो ये भी एक रीज़न बताया गया है अग्निवीर स्कीम के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन के बारे में है कि एक जगह है कानपुर का जगह वैसे किसके लिए फेमस है, लेदर इंडस्ट्री, वहाँ पे लेदर एक्टिविटी हुआ करती हैं। तो कानपुर का एरिया है जो फतेहपुर का एरिया है, कानपुर देहात का रीजन है जो वहाँ पे रूरल एरिया है, उसके अंदर में आप देखिए कि वाटर का जो जो कलर है वो बिल्कुल येलो एंड ग्रीनिश कलर है वो अपीयर होता है। वहाँ के जो रूरल जो हैं वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं कि जो फैक्ट्री जो वहाँ पे काम करती हैं, कानपुर में कौन सा फैक्ट्री होती है, लेदर इंडस्ट्री का जो फैक्ट्री है वो हुआ करती हैं। तो फैक्ट्रीज के द्वारा जो उनका वेस्ट होता है वो ग्राउंड के अंदर में डंप किया जाता है, तो ग्राउंड वाटर को वो कंटेम करता है, इस तरीके से कंटामिनेटेड है वो करता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, ये यहाँ पे पॉइंट है। अब आप देखिए कि कौन सा इम्प्योरिटी वहाँ पे मिला है ग्राउंड वाटर के अंदर में। अब ग्राउंड वाटर के अंदर में जो इम्प्योरिटी मिला है वो बताया गया है क्रोमियम हेक्सावेलेंट, क्रोमियम का जो एक जो क्रोमियम है वो मिला है। अब क्रोमियम क्यों मिला है, तो आप देखिए कि लेदर इंडस्ट्री को जो लेदर है उसको हार्ड करने के लिए जो टेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्रोमियम को यूज करते हैं। तो उसको एक रीजन आप देखिए कि वेस्ट को डंप करना, ग्राउंड वाटर तक वो पहुंचना, कैसे वहाँ पे रहने वाले जो कॉमन पर्सन है, जो सिविलियन पर्सन है, उनकी लाइफ को वो कैसे इम्पेक्ट करता है। और स्पेशली आप देखिए कि अगर कोई पुअर पर्सन है जो माइग्रेट नहीं कर सकता है उस एरिया से, तो उनको तो उसी ग्राउंड वाटर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना जो उनको ऐसे लोग हैं जिनको कि पाइप वाटर के थ्रू सप्लाई कर सकें, उनको क्वालिटी वाटर है वो मिले, लोगों को इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए, हेल्थ के भी इम्पैक्ट हैं वो रहेंगे ऐसे कंटामिनेटेड वाटर है उसको कंज्यूम होने की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि ओणम का एक फेस्टिवल है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ओणम का फेस्टिवल केरल के वहाँ पे 10 डेज का ये फेस्टिवल हुआ करता है। तो इसका एक डे है वो स्टार्ट हुआ है 10 डेज के अंदर में, जिसमें आप देखिए कि टाइगर डांस है वो किया जाता है। अब टाइगर डांस को हम किसके नाम से जानते हैं, पुलिकली डांस के नाम से इसको जाना करते हैं, पुलिकली डांस है वो जाना करते हैं। तो उसको यहाँ पे फोटो में शो है वो किया गया है। महादई नाम का जो रिवर है जिसमें आप देखिए कि इश्यूज भी हैं, गोवा का इशू है, कर्नाटक का अपना सबका अपना अपना एक शेयरिंग है वो इंक्रीज हो, और महाराष्ट्र भी इसका पार्ट है। तो गोवा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आ सकता है क्या कर्नाटका के एरिया में या गोवा के एरिया के अंदर में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तक तो कोई रिक्वेस्ट है, कोई प्रपोजल है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे आएगा जो महादई रिवर है उसके डाइवर्जन को कैरी आउट करेगा। तो ये आपको एरिया पता होना चाहिए कहाँ पे ये एग्जिस्ट है वो करता है। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर में इंडिया के जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनको क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे इंडिया अपनी वैल्यू को कैरी आउट कर सकता है, इस पॉइंट को हम बाद में अभी देखेंगे। उससे पहले आप देखिए कि मेघालय के रिगार्डिंग में हम रीड करते हैं। मेघालय के वहाँ पे जो आप देखिए कि रेड होल कोल माइनिंग हुआ करता है, कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पे हुआ करता है। उसके बारे में जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, पैनल के अंदर में आप देखिए कि बताया गया है कि किसी भी तरीके का कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो कि जो जो रेड होल कोल माइनिंग है जिसके काफ़ी बार आप देखिए कि वर्कर्स उसमें ट्रैप होते हैं, अनसाइंटिफिक वो कोल माइनिंग का प्रैक्टिस है, उसके थ्रू यहाँ पे लोगों को ये माइनिंग एक्टिविटी से सट किया जा सके, इसको रोका है वो जा सके। तो पैनल ने यहाँ पे जो कंसर्न है उसको बताया कि कोई भी ऐसा पॉलिसी या प्लान है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और उसका नेग्लिजेंस होने की वजह से कॉमन पर्सन इस एरिया में जाते हैं, वो इस एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं और उसको इम्पैक्ट होता है जब कैजुअलिटी वहाँ पे हुआ करता है। तो मेघालय का रेड होल कोल माइनिंग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था, उसको ऑब्जेक्ट किया था कि ये अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है यहाँ पे। स्पेनिश आप देखिए कि जो फोर्सेज हैं, स्पेशली जो नाटो के फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है, अब यहाँ पे ये बताया गया कि एक ड्रोन है जो कि जो यूक्रेन और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है मोल्दोवा, उस एरिया से आप देखिए कि रोमानिया के एरिया के अंदर में एंट्री हुआ है। जो रोमानिया है, रोमानिया के एरिया के अंदर में एक ड्रोन है उसका एंट्री हुआ, जिसको स्पेनिश फोर्स जो नाटो का फोर्स है उस एरिया में जो डिप्लॉयड थे, उन्होंने आप देखिए कि उस ड्रोन को शूट है वो किया है। तो ये ड्रोन के बारे में है, कुछ दिनों पहले हमने
लाटविया जो बाल्टिक नेशन है वहाँ पे भी रीड किया था कि नाटो का फोर्स ने वहाँ पे भी ड्रोन है उसको एलिमिनेट है वो किया था। एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, मैक्सिमम आपको मोल्दोवा के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक नेशन है जो कि यूक्रेन एंड रोमानिया के एरिया के बिटवीन में एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि इजराइल के द्वारा हजीबुल्ला के वहाँ पे अटैक किया गया और उन्होंने अटैक के अंदर में हजीबुल्ला का जो जो लीडर हैं उसके प्रेजेंस को बताया कि उन्होंने सदर्न लेबनान के अंदर में ये जो अटैक किया है उसमें हजीबुल्ला के जो पर्सन है उनका उसमें प्रेजेंस था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस जो सेटअप हुआ था यूएस के लीडर के द्वारा, तो बोर्ड ऑफ पीस के जो लीडर्स हैं वो मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, हमास के लीडर के साथ में मिले हैं। अब हमास ने तो एक पॉइंट के ऊपर में एग्री भी किया था, वो अपने आप को डिसआर्म करेंगे, बट फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो विड्रोवल को कैरी आउट करें, जो उन्होंने गजा स्ट्रिप का जो 60% एरिया को कैप्चर किया है। अब उसके यहाँ पे जो जो डिप्लोमेट्स हैं उनका डिस्कशन हुआ है, हमास एंड बोर्ड ऑफ पीस के जो डिप्लोमेट हैं उनका यहाँ पे इंडिया किस तरीके से एग्जिस्ट करता है इस बोर्ड ऑफ पीस में। इंडिया एज ए ऑब्जर्वर नेशन है, आप देखिए परमानेंट मेंबर नहीं है, एज ए ऑब्जर्वर नेशन के रूप से हम एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में कि जो 7.7 का जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पे आया, उसके बाद में आप देखिए कि सुनामी का वार्निंग भी इशू किया गया था, बट वो बाद में विड्रॉवल कर लिया गया उस वार्निंग को। अब यहाँ पे सिचुएशंस को ही बताया गया है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन है, कैसे लोगों को वो इम्पैक्ट हुआ है इंडोनेशिया के उस हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की वजह से। यूक्रेन ने जो अटैक किया है, जो जो रसिया के वहाँ पे एक लार्जेस्ट एरियल अटैक हुआ है यूक्रेन का, तो आप देखिए कि इसके अंदर में एक तो यूक्रेन और रसिया ने भी रिवर्स के अंदर में एक अटैक किया जिसमें एक स्टील प्लांट है उसके ऊपर अटैक हुआ है। हमारे ही इंडिया के आप देखिए कि एक बिजनेस पर्सन है, लक्ष्मी निवास मित्तल उनका नेम है, तो उनका ये स्टील प्लांट था जिसको जिसको रसिया के द्वारा टारगेट किया गया और उसमें कुछ लोगों कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये बेसिकली रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीलंका के अंदर में जो जो जुडिशरी का जो एरिया है उसमें आप देखिए कि जो जज हैं उनका जो एज है, जैसे कि एक लोअर जुडिशरी में एज है 65, तो उसको इंक्रीज करके 66 कर दिया जाएगा, 65 है तो उसको 68 किया जाएगा। ये यहाँ पे डिस्कशन में जो बिल है उसमें बताया गया है। एक नया बिल आया है बट ऑब्जेक्शन है वहाँ पे, जो बार के जो मेंबर हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ये हार्म करेगा, कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो जो किसी भी कंट्री का रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, उसको ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोंगो के बारे में है, कोंगो के वहाँ पे आप देखिए कि जो जिस एरिया के अंदर में इबोला के केसेस जो आए थे, इटूरी प्रोविंस का जो एरिया है, उसी इटूरी प्रोविंस के वहाँ पे कैसे जो चिल्ड्रन हैं, कैसे फोर्स लेबर है उसका यूज किया जाता है, गोल्ड का जो गोल्ड को निकालने के रिगार्डिंग में, तो गोल्ड को वहाँ पे निकाला जाता है, गोल्ड का प्रोडक्शन होता है उस इटूरी प्रोविंस में जहाँ पे इबोला के केस आए थे। और इसी एरिया में आप देखिए कि M23 जो रेबल ग्रुप है वो भी एक्टिव है, ये रेबल ग्रुप भी वहाँ पे एक्टिव है। फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में है, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। 38 पैरेलल नाम का जो लाइन है दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन में एग्जिस्ट करता है। ईरान ने यहाँ पे उनके लोगों को कहा है कि किसी भी यूएस के सोल्जर को अगर आप किलिंग करते हो, या आप देखिए कि ईरान का जो वुमेन पर्सन है वो यहाँ पे किलिंग को करते हैं तो उनको कुछ पैसा है वो दिया जाएगा। ये वन काइंड ऑफ आप देखिए कि अपने सिविलियंस को मोटिवेट करने के रिगार्डिंग में, उनको एक्साइटेड करने के लिए ऐसा जो गवर्नमेंट्स हैं वो किया करते हैं। अभी क्या यूएस ने अपने सोल्जर्स को भेजा है क्या ईरान के वहाँ पे, एक रेस्क्यू मिशन के अंदर में भेजा था कि एक उनका प्लेन क्रैश हुआ था जिससे रेस्क्यू करने के लिए अप्रैल में ज़रूर से कुछ सोल्जर्स गए थे और वो आप देखिए कि सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया था उस दौरान में। अभी कोई कोई यूएस ने अपने सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। इजराइल के जो लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट है, पैलेस्टाइन जो एरिया है वेस्ट बैंक के एरिया वहाँ पे किलिंग को इन्होंने एडवोकेट किया है। तो लीडर्स के जो आप देखिए कि जो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल जो है वो वन काइंड ऑफ सिन के रूप से गांधी जी कंसिडर करते हैं। M.K. गांधी के जो 7 सिन को अगर आप कभी रीड करोगे तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल भी एक पॉइंट है वहाँ पे। तो ये उसी को ये शो करता है कि लीडर्स के द्वारा इस तरीके से मास लेवल किलिंग का जो स्टेटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नेटिव बर्ड्स को बताया गया है। नेटिव बर्ड्स ये कहाँ के हैं, ये बर्ड्स बेसिकली जो नेटिव के रूप से एग्जिस्ट करते हैं कि जो यहाँ पे पनामा का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में।
अब ये पनामा कैनाल है, वहाँ की नेटिव बर्ड्स हैं जो प्रेजेंट समय में पेरू एंड चिली के एरिया के अंदर में इनका प्रेजेंस है। पेरू एंड चिली के एरिया में इनका प्रेजेंस है। अब ये उस एरिया में इस वजह से रहा करते हैं कि वहाँ का जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट रिच है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर है जिनके फूड कंजप्शन के रिगार्डिंग में यूज होता है। और जो टेरिटरी से अलग एरिया में अब उनका प्रेजेंस है, क्यों है इनका प्रेजेंस वहाँ पे? अल्नीनो का इम्पैक्ट को बताया गया कि अल्नीनो की वजह से जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक है उसको आप देखिए कि कैसे जो वार्मिंग वहाँ पे होता है, कैसे वहाँ पे जो फूड का जो सप्लाई होता है बर्ड्स के लिए उसको ये इम्पैक्ट करता है, फूड सप्लाई को भी इम्पैक्ट करता है अल्नीनो उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में है। हारा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कहाँ पे है, स्पेशली जो 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 पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वहाँ पे ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो एग्जिस्ट करता है। हॉर्मुज के एरिया के अंदर में भी इसका एग्जिस्टेंस है। अब इस फॉरेस्ट के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है कि जो सोल्टी वाटर है, सोल्टी वाटर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसको कि ग्रेट ट्री के रूप से भी कंसिडर करते हैं, वो एक स्पेशल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है जो कि वहाँ पे इरोजन का ना होना उसको रोकने में काम करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको वो कैरी आउट करता है। तो ये हारा फॉरेस्ट के बारे में है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि जिसका कि गल्फ़ के एरिया के अंदर में प्रेजेंस है, स्पेशली हॉर्मुज के एरिया में। और ईरान के वहाँ पे जो कासेम आइलैंड है जो कि पर्शियन गल्फ में जो उनका आइलैंड है कासेम आइलैंड, उस एरिया के अंदर में भी इनका प्रेजेंस है। अभी आप देखिए कि कुछ ऑयल वेसल्स को जो टारगेट किया गया, ऑयल का वहाँ पे स्पिल होना कैसे इस फॉरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा, इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को, तो उसी के बारे में ये बताया गया कि ऑयल स्पिल का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है इस फॉरेस्ट एरिया में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे वेस्ट एशिया सिचुएशन के बारे में। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया कि 10 ईयर बैक इंडिया का जो पोजीशन था वेस्ट एशिया में वो डिफरेंट था। किस तरीके से डिफरेंट था हमारा पोजीशन? डिफरेंट इस वजह से था, आप देखिए कि एक तो हमने जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है उसको साइन किया था। हमारा आप देखिए कि I2U2 का जो इनिशिएटिव है जो कि इंडिया का जो इंगेजमेंट है उसको बताता है। कुछ अदर कंट्रीज से भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बेटर हुए थे। बट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इस वेस्ट एशिया के वॉर के अंदर में एक तो हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसमें हमारा जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता है, स्पेशली हमारे मिनिस्टर का, कि किसी अदर पर्सन का जो वॉर सिचुएशन है वो हमारा वॉर नहीं है, हम उसके अंदर में क्यों यहाँ पे इंगेज करें, हमारे अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको हमें सर्व करना चाहिए हमारे कंट्री के लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या हम इस पोजीशन को यहाँ पे लूज करते हैं जो वेस्ट एशिया में हमारा हुआ करता था। तो ये यूरोप के रिगार्डिंग में हमारे मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि किसी अदर कंट्री के वॉर के अंदर में हमें इंगेज है वो नहीं होना चाहिए, हमारे अपने इंटरेस्ट सर्व हैं वो करने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर में कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया गया है कि पाकिस्तान जो है उसका इंगेजमेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज में इंक्रीज हुआ। हमें भी अपना जो कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमारे बेटर जो बायलेटरल रिलेशन है उसको हम कैरी आउट करना चाहिए, जिससे कि हम एरिया के अंदर में अपने रिलेवेंस है उसको कैरी आउट कर सकें। एरिया का रिलेवेंस क्या हमारे लिए है? क्या हमारे लिए है? ऑयल एंड गैस का सप्लाई हुआ करता है, हमारा काफ़ी सारा एक्सपोर्ट इन वेस्ट एशिया की कंट्रीज में जाता है, हमारे जो लेबरर पर्सन है वो काफ़ी संख्या में है वहाँ पे, जो कि आप देखिए कि रेमिटेंस के अंदर में पैसा है वो भी भेजते हैं जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करने के अंदर में हेल्प करता है। बट तो हमारा भी कोई आप देखिए कि कोई यहाँ पे स्ट्रेटजिक जो ऑटोनॉमिकल जो पॉइंट है उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है, बट एज ए ब्रिज के रूप से हम अपना इंगेजमेंट है उसको मोर कर सकते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशंस हैं उनसे हमारा एक एग्रीमेंट डिस्कशन के अंदर में है। हमने यूनाइटेड अरब अमीरात से एक डिस्कशन किया है जो कि वहाँ पे पाकिस्तान सऊदी का जब एग्रीमेंट हुआ था उसके जस्ट बाद में आप देखिए कि इंडिया और यूएई ने भी एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया था। तो ये शो करता है कि हमें उसी को कैरी आउट करना चाहिए। पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुआ है उसको हमें काउंटर करने का ज़रूरत है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।